हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने लोकसभा के गठन के बारे में पढ़ा और लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में पढ़ा। आज हम लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों पर डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लोकसभा संसद का प्रथम निम्न या लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन यानी जनता का प्रतिनिधि सदन है। तो लोकसभा के बारे में हम या लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में आज डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। पहला जो लोकसभा का जो कार्य है वो मुख्यतया हम ये मानते हैं कि लोकसभा का जो पहला कार्य है वो विधायी संबंधी कार्य होता है। लोकसभा का जो मुख्यतः पहला कार्य है वो विधायी संबंधी कार्य होता है। विधायी संबंधी कार्य में हम ये मान सकते हैं कि जो पहला, मैं आपको लोकसभा के कार्य के बारे में पढ़ाने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषयों पर अपना कानून बना सकती है। पहली बात तो मुख्यतः मेरा बताने का एक यह है कि केंद्रीय सूची क्या होती है। केंद्रीय सूची, दूसरा समवर्ती सूची और तीसरा अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय, इन पर ये क्या होता है। मुख्यतः मैं आपको बता दूं कि संविधान में केंद्रीय सूची का मतलब हम ये मान सकते हैं कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है, वो होता है केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची यानी जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का होता है। जैसे रक्षा, विदेश, रेल, ये सब केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार समवर्ती सूची, जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन होता है। जैसे शिक्षा का अधिकार, इस पर केंद्र भी अपना कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी अपनी कानून बना सकती है। इसी प्रकार अवशिष्ट विषय यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए तो वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। अब हम जो सबसे पहले लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहला जो कार्य है वो हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुसार भारतीय संसद केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। कौन? भारतीय संसद। और भारतीय संसद का मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा। तो मुख्यतः पहला कार्य क्या हो गया कि केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों एवं कुछ राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण करने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। और मुख्यतया अवित्तीय एवं साधारण विधेयक लोकसभा के, या यूं मान सकते हैं कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। संसद के मतलब अवित्तीय विधेयक और साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात ही
यह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात ही कोई भी विषय कानून बन सकता है। कहने का मतलब कि इसमें अपन ने दो चीजें पढ़ी है कि भारतीय संसद, या यूं मान सकते हैं कि संविधान के अनुसार भारतीय संसद केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय एवं कुछ विषयों में कुछ राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है, पहली बात। दूसरा, अवित्तीय एवं साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात यह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं और राष्ट्रपति इन पर हस्ताक्षर करने के बाद में यह कानून का रूप ग्रहण कर लिया जाता है। यानी भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति और दो सदनों, लोकसभा और राज्यसभा। यानी अवित्तीय विधेयक और साधारण विधेयक, ये दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। इसी प्रकार हम, ये तो क्या हो गया, विधायी शक्तियां, दो चीजें कि भारतीय संसद केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों एवं कुछ राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि अवित्तीय एवं साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद में वो कानून का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अब इसी संदर्भ में हम जो दूसरी मुख्य बात पढ़ेंगे, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में हम ये पढ़ेंगे कि वित्तीय शक्तियां यानी संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। मतलब वित्तीय क्षेत्र की शक्ति केवल और केवल लोकसभा को ही प्रदान की गई है। यानी ये मान सकते हैं कि लोकसभा का वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार वित्तीय क्षेत्र की शक्तियां केवल लोकसभा को ही प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। मतलब राज्यसभा की स्थिति क्या है? गौण है। राज्यसभा की स्थिति गौण मानी गई है। अब मुख्यतः मेन बात यह आती है कि हम वित्तीय शक्तियों के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 109 के अनुसार, अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है और लोकसभा से पारित होने के बाद यह धन विधेयक मतलब वित्त विधेयक या धन विधेयक, यह धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वित्त विधेयक या धन विधेयक ये क्या होता है? धन विधेयक यानी सरकार द्वारा कोई भी कर लगाने, बढ़ाने, घटाने या राजकोष से धन निकालने या जमा करने को धन विधेयक या वित्त विधेयक कहा जाता है। यानी सरकार द्वारा कोई भी टैक्स या कर लगाया जाता है उसे, या कोई भी टैक्स को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, या राजकोष से धन निकाला जाता है या धन जमा किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वित्त विधेयक या धन विधेयक कहलाता है। तो वित्त विधेयक मतलब अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है और लोकसभा में
से पारित होने के बाद यह धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि उस धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से, मतलब धन विधेयक की प्राप्ति, धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन तक वह विधेयक में, मतलब राज्यसभा विधेयक में, राज्यसभा विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव दे सकती है। और यह लोकसभा की इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि वह राज्यसभा के द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव भेजा गया था उसे माने या ना माने। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन तक के अंदर विधेयक को लौटा देना होगा। और राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकता है या संशोधन कर सकता है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यानी कोई भी धन विधेयक प्राप्ति की तिथि से 14 दिन तक राज्यसभा में रखा जा सकता है, और लोकसभा उस विधेयक में कुछ भी संशोधन करना चाहती है तो वो संशोधन का प्रस्ताव लिखकर भेज सकती है, और लोकसभा उन्हें स्वीकार करे या न करे ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। मुख्यतः दो चीज हमने पढ़ी है कि वित्त विधेयक के संदर्भ में हमने क्या पढ़ा कि वित्त के संदर्भ में हमने ये पढ़ा कि लोकसभा की संविधान के द्वारा वित्तीय शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है, और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति गौण है। यानी वित्त से संबंधित जो शक्तियां प्राप्त है वो केवल और केवल लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा की स्थिति इसमें गौण है। वो गौण क्यों है? अपन ने जैसे आगे पढ़ा कि अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, और लोकसभा में वित्त विधेयक या धन विधेयक प्रस्ताव पारित होने के पश्चात ये धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं, और राज्यसभा प्राप्ति की तिथि से 14 दिन तक उस धन विधेयक को 14 दिन बाद में लौटा देती है, और राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है। अपन ये मान सकते हैं कि राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए क्या कर सकती है? सुझाव दे सकती है, और यह लोकसभा, लेकिन लोकसभा उन सुझावों को स्वीकार करे या न करे यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। अब हम जो तीसरा मुख्यतः पढ़ेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। दूसरी क्या पढ़ी हमने? वित्तीय शक्तियां। लोकसभा की शक्तियों में हमने वित्तीय शक्तियां पढ़ी। अब हम जो तीसरी मुख्य बात पढ़ेंगे वो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। लोकसभा की शक्तियों में हम तीसरी पढ़ेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति मुख्यतः मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका, संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत क्या गया? अर्थात मंत्रिमंडल, अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति और विशेष रूप से संसद के प्रति यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। यानी संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात
मंत्रिमंडल, वो संसद के प्रति, या ये मान सकते हैं कि संसद के प्रति को क्या, यानी लोकसभा, केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है, यानी मंत्रिमंडल अपने पद पर तभी तक बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। तीसरी शक्ति हमने क्या पढ़ी, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, यानी संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति यानी लोकसभा के प्रति केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और लोकसभा का विश्वास मत या मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अब इसी संदर्भ में हम जो चौथा पार्ट, जो चौथी मुख्य लोकसभा की शक्तियां पढ़ेंगे वो है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, यानी इसके अंदर पहली जो बात होती है, जैसे संसद का मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का मतलब क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। यानी पहली बात इसके अंदर यह आ गई कि लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है, यानी लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, यानी संविधान में संशोधन का कार्य अकेली संसद द्वारा किया जाता है। पहली बात, सिंपल सी बात कि संविधान में संशोधन का कार्य क्या क्या आता है, कौन करता है, संसद द्वारा किया जाता है। और संसद का मतलब क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार भी प्राप्त है। और अनुच्छेद 368 के अनुसार, इसके संदर्भ में दे रखा है एक कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य, संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद द्वारा ही किया जाता है, अकेली संसद द्वारा ही किया जाता है। तो मुख्यतः क्या बात हो गई, दो बातें हमने पढ़ी संविधान संशोधन संबंधी शक्तियों में कि लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार है। दूसरी चीज क्या पढ़ा हमने कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार हम जो इसका चौथा टॉपिक है वो पढ़ेंगे लोकसभा के अंदर निर्वाचक मंडल के रूप में, मतलब पांचवा टॉपिक निर्वाचक मंडल के रूप में, निर्वाचक मंडल के रूप में पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 354 के अनुसार, अनुच्छेद 354 के अनुसार लोकसभा के सदस्य मिलकर, यानी लोकसभा के सदस्य मिलकर राज्यसभा के सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य मिलकर राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ये हमने क्या पढ़ा आज के उसमें, लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्त शक्तियां
कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां और निर्वाचक मंडल के रूप में। यह हमने पूरा टॉपिक लोकसभा के बारे में पढ़ा। हम आगे के टॉपिक में राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे।